हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के एक महान क्रांतिकारी के बारे में, जिन्हें हम लोग प्यार से नेताजी बोलते हैं और उनका पूरा नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनसे जुड़े टॉप 25 टॉप 25 प्रश्न हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम में आए हुए होंगे, जो प्रतियोगी एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तमाम जानकारी, जिसे हमने एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। तो इनके प्रारंभिक जीवन की अगर चर्चा की जाए तो इनका जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान रहा है कटक, और कटक पड़ता है आपका उड़ीसा में। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रतिष्ठित वकील हुआ करते थे, और इनकी माता प्रभावती, जो एक धर्मपरायण महिला यानी एक धार्मिक महिला थी। तो इनके प्रारंभिक जीवन में जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, ये रहा आपका बेसिक जानकारी। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेन्शा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया, और यह स्कूल में दाखिला लेने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया, अर्थात उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उनके आगे की शिक्षा की बात की जाए तो इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो वे कलकत्ता से इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की शिक्षा पूर्ण की। और शिक्षा के बाद अगर करियर की बात की जाए तो वर्ष 1919 में बोस यानी सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विस, जो उस दौरान ICS, अभी होता है IAS, उस दौरान था ICS की परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए, और वहां 1920 में उनका चयन भी हो गया, बल्कि ये पूरे एग्जाम में उनका रैंक चौथा रैंक था। और 1921 में जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए तो 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, और भारत की आज़ादी के लिए 1921 में ICS की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों की गुलामी में अंग्रेजों का नौकरी हम लोग नहीं कर सकते। अगर राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। तो इनके आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु, एक स्वामी विवेकानंद और दूसरे देशबंधु चित्तरंजन दास। राजनीतिक जीवन में 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी, वह स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी पार्टी के रूप में, तो स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला। 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार अर्थात मांडले जेल भेज दिया गया, जहां वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए, और वह CR दास अर्थात चित्तरंजन दास के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न भी हुआ करते थे। उनके साथ वे जेल भी गए। आपने नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुना होगा। साइमन कमीशन के अपोजिट में, साइमन कमीशन के विरोध में भारतीयों ने एक रिपोर्ट बनाया था जिसका नाम है नेहरू रिपोर्ट, और यह मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने विरोध किया। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने का कारण था कि मोतीलाल नेहरू में भारत को डोमिनियन के दर्जे की बात की गई थी, अर्थात मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में यह बात की गई थी कि भारत गुलाम ही रहेगा, लेकिन भारत के लिए राजनीतिक सुधार होने चाहिए, जबकि सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि कोई राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि भारत पूरी तरह से आजाद होना चाहिए। 1930 के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से सुभाष चंद्र बोस भाग लिए, और 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन, यानी ये सस्पेंड हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये खत्म हुआ और गांधी इरविन समझौता हुआ। तो समझौता में हस्ताक्षर करने का यह विरोध किया, यानी वह चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस न लिया जाए और गांधी इरविन समझौता पर भी हस्ताक्षर न किया जाए, और उसका पुरजोर विरोध भी किया। 1934, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1934 की यूरोप यात्रा और उनकी प्रेम कहानी के बारे में हम लोग जानते हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जब जेल गए तो जेल में बंद सुभाष चंद्र बोस की तबीयत फरवरी 1932 में खराब होने लगी और कुछ ज़्यादा खराब हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार उनको इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई, यानी सरकारी तौर पर इन्हें यूरोप भेजा गया। लेकिन इलाज का खर्च उन्हें उनके परिवार को ही उठाना था। वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इलाज कराने के साथ ही उन्होंने तय किया कि यूरोप में रह रहे भारतीय छात्रों को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे, जमा करेंगे और आज़ादी की लड़ाई जारी रखेंगे। इसी दौरान उन्हें एक यूरोपीय प्रकाशक ने, यानी उन्हें एक काम मिला यूरोपीय प्रकाशक से, द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम मिला। तो ये किताब लिखने का जिम्मा मिला। तो देखा, द इंडियन स्ट्रगल की बुक किसने लिखा? तो जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। अब इस किताब का आगे हम लोग कहानी देखते हैं। जिसके बाद उन्हें एक सहयोगी की जरूरत महसूस हुई जिसे अंग्रेजी के साथ साथ टाइपिंग भी आती हो। बोस के दोस्त डॉक्टर माथुर ने उन्हें 2 लोगों का रेफरेंस नाम दिया। बोस ने दोनों के बारे में मिली जानकारी के आधार पर बेहतर उम्मीदवार को बुलाया, लेकिन इंटरव्यू के दौरान जो उम्मीदवार को पहला बुलाया उससे वह संतुष्ट नहीं हुए, तब दूसरे उम्मीदवार को बुलाया गया। यह दूसरी उम्मीदवार थी 23 साल की एमिली शेंकल। बोस ने इस खूबसूरत ऑस्ट्रियाई युवती को जॉब दे दी और एमिली ने जून 1934 से सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करना शुरू किया। तो ये हैं एमिली। 1934 में सुभाष चंद्र बोस 37 साल के थे और इस मुलाकात से पहले उनका सारा ध्यान अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने पर था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंदाजा भी नहीं था कि एमिली उनके जीवन में एक नया तूफान लेकर आ चुकी हैं। 26 दिसंबर 1937 को एमिली की 27वीं जन्मदिन पर इनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया के बदगास्तीन में, जो उन दोनों का पसंदीदा रिजॉर्ट हुआ करता था। तो इनकी शादी हो गई। बहरहाल 3 बार सांसद रही। शरद चंद्र बोस के बेटे, यानी बोस परिवार की कोई व्यक्ति का नाम है, के बेटे शिशिर कुमार बोस की पत्नी कृष्णा बोस ने सुभाष और एमिली की प्रेम कहानी पर ए ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष नामक बुक लिखी है। तो अगर पूछता है ए ट्रू लव स्टोरी एमिली एंड सुभाष किसने लिखा है, तो जवाब होगा आपका कृष्णा बोस, जिसमें सुभाष और शेंकल, एमिली शेंकल के बीच प्रेम संबंधों का दिलचस्प विवरण मिलता है। आप देख सकते हैं 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल का रहा और इसमें भी दोनों साथ में 3 साल से भी कम रह गए। यहाँ एक सैंपल दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया एक प्रेम पत्र का, यह ओरिजिनल फोटो लिया गया है। अब सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस की बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो बोस ने वर्ष 1938 में हरिपुरा में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बोलते हैं वो अधिवेशन हुआ, तो अधिवेशन का अध्यक्ष निर्वाचित हुए और निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया कि देश का तरक्की कैसे हो, इसका एक प्लानिंग कमीशन का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी, यानी गांधीवादी विचारों के टाइप का नहीं था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस के अधिवेशन में अगले साल अध्यक्ष का पद का चुनाव होना था। गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष अध्यक्ष पद की दावेदारी करें। उन्होंने सरदार पटेल के जरिए सुभाष बाबू के भाई शरद चंद्र बोस को मैसेज भेजवाया और सुभाष को निर्वाचन पर दोबारा सोचने के लिए राजी करने को कहा। सुभाष अपना इरादा पक्का कर चुके थे कि हम उठेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू बने। जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं हुए, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाना चाहते थे, लेकिन वो भी तैयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य समस्या थी। तो पट्टाभी सितार मैया तैयार हुए और वे और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, इनका भी चुनाव लड़ा गया। तो 29 जनवरी 1939 को हुए इस चुनाव में सुभाष बाबू को 1580 वोट और पट्टाभी सितार मैया को 1377 वोट मिले। इस नतीजे ने कांग्रेस में खलबली मचा दी। पट्टाभी सितार मैया की हार को गांधी की हार की तरह देखा गया क्योंकि महात्मा गांधी के तरफ से पट्टाभी सितार मैया कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पद के रेस में चुनाव में शामिल हुए थे। 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि वे रहें और फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया और एक नया पार्टी बनाया। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि महात्मा गांधी क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हिंसा
के तरीके को अपनाकर भारत देश को आज़ाद करवाना चाहते थे और महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन में ही रहना चाहते थे। अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों अपने जगह में सही थे, बस फर्क है बहुत बारीक मसलों का। आगे देखते हैं। दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए इज्जत भी उतनी ही थी, यानी दोनों की। 1940 में सुभाष को गिरफ्तार किया गया। जब गांधी से पूछा गया उनकी गिरफ्तारी के बारे में तो बोले सुभाष बाबू जैसे महान व्यक्ति की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन सुभाष बाबू ने अपनी लड़ाई की योजना बहुत सोच समझकर, समझबूझ और हिम्मत से बनाई है। वह मानते हैं कि उनका तरीका सबसे अच्छा है। उन्होंने मुझसे बड़ी आत्मीयता से कहा कि जो कुछ कार्य समिति नहीं कर पाई उसे कर दिखाएंगे। वह विलंब से उब चुके हैं, यानी वे देर होने की वजह से हिंसक हो रहे हैं। महात्मा गांधी यह बात मानते थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी योजना के फलस्वरूप मेरे जीवन काल में स्वराज मिल गया तो बधाई का पहला तार मेरी ओर से आपको मिलेगा। यानी स्वराज की प्राप्ति जब होगी तो सबसे पहले बधाई का पहला तार यानी कॉन्ग्रेचुलेसन सबसे पहले महात्मा गांधी सुभाष चंद्र को बोलेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा कहा गया था। अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज। अब क्या हुआ कि इसके बाद बोस ने पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन भागने का प्रबंध किया, यानी इंडिया से सीधे बर्लिन जर्मनी। और बर्लिन क्यों? क्योंकि बर्लिन जर्मनी में हिटलर यानी उस दौरान जो युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, उसमें जर्मनी एक तरफ था और ब्रिटेन एक तरफ था ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, और जर्मनी, जापान, ये सभी देश एक तरफ थे। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जर्मनी का साथ हमें देना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का दुश्मन है अंग्रेज और अंग्रेज हमारा दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया। यूरोप में बोस ने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी, और यही बात महात्मा गांधी और इनके बीच विवाद का कारण भी बना। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। तो एक रेडियो भी शुरू किए और बाकी और भी अपने कामों को वहां से ही जारी रखे। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे और वहां से नारा दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और भारतीय सेना के गठन की घोषणा की, जिसे आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जो आज़ाद हिंद फौज है, में सिंगापुर जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक दोनों शामिल थे। इनकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। INA का गठन पहली बार मोहन सिंह किए थे, कैप्टन मोहन सिंह, और जापानी मेजर इविची फुजीवारा के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन 1943 में इसका रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन करने का जिम्मा सुभाष चंद्र बोस को गया। INA ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला किया, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का मकसद था कि भारत में हमला करके अंग्रेजों को भगाया जाए। और उसी दौरान रेडियो में बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया, क्योंकि इनके बीच वैचारिक मतभेद था, कोई दुश्मनी नहीं था, दोनों का मकसद एक था। उस दिन सुभाष चंद्र बोस ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू किया कि भारत की आज़ादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज हिंदुस्तान की धरती पर लड़ रही है, सारी दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ रही है। ये हथियारबंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक ब्रिटिश राज को देश से उखाड़ नहीं देंगे। दिल्ली के वायसराय हाउस पर तिरंगा फहरेगा। आज़ाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार थी। तो सबसे पहली सरकार अस्थायी में वही थी। जापान के समर्थन से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया गया और इन द्वीपों का नामकरण अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप रखा गया। यह काम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, एक गैर सांप्रदायिक संगठन था, क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफ़ी संख्या में थे
और इसने झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की थी, यानी इसमें एक महिला टुकड़ी भी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून में दिया था इसी दौरान। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आज़ाद हिंद फौज के अभियान के दौरान, और जय हिंद का नारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के दौरान दिया गया है। तो ये रही कुछ नारों की बातें। अब सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिन की हम लोग बात करें तो 18 अगस्त 1945 को जापान द्वारा शासित फार्मोसा, जिसे अब ताइवान कहते हैं, वहां एक विमान दुर्घटना होती है और उसी विमान दुर्घटना में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई। हालांकि यह बात कंफर्म नहीं है कि उसी में इनकी मृत्यु हुई है, फिर भी यही बात अब तक चर्चे में है कि उस दिन इनकी मृत्यु हुई होगी। गांधी जी का वो बयान जो उन्होंने विमान दुर्घटना की खबर मिलने पर दिया था, गांधी ने कहा था उन जैसा, यानी सुभाष चंद्र बोस जैसा दूसरा देशभक्त नहीं, वह देशभक्तों के राजकुमार थे। और इसी के साथ ये महान देश के क्रांतिकारी के जीवन का अंत होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनसे जुड़े जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा आज का पहला सवाल। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? आप देखते जाएंगे कि आपका कितना सही होता है। आप थ्योरी सेक्शन पढ़ लिए हैं, अब यहाँ आपका प्रैक्टिकल सेक्शन एक तरह से होना है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1897, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1888, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1905, ऑप्शन डी 10 जून 1890। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ और प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा से, सिविल सेवा से कब इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921 और ऑप्शन डी 1922। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1921, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस भारतीय सिविल सेवा आईसीएस से इस्तीफा दिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेताजी, ऑप्शन बी बापू, ऑप्शन सी देशभक्त, ऑप्शन डी शहीद। तो सही जवाब है नेताजी। चौथा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। तो इसका सही जवाब है 1939, जब वे कांग्रेस से इस्तीफा दिए उसी टाइम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा रंगून, जो कि बर्मा की तत्कालीन राजधानी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, सी 44, डी 1945। तो इसका सही जवाब है 1944। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किसके लिए दिया? ऑप्शन ए देशभक्ति के लिए, ऑप्शन बी युद्ध जीतने के लिए, ऑप्शन सी ब्रिटिश विरोध के लिए, ऑप्शन डी INA के सैनिकों के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में फ्री इंडिया रेडियो अर्थात आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जर्मनी और डी रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया रेडियो की स्थापना की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, शहीद और स्वराज द्वीपों का नामकरण किसने किया? जो कि क्रमशः अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न क्वेश्चन 11, सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध के दौरान INA का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खालसा युद्ध, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 और 1945 के बीच हुआ था।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ए 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1940। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1938। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की? ए गांधी जी से मतभेद के कारण, बी ब्रिटिश शासन से बचने के लिए, सी कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए, डी आईएनए बनाने के लिए। इसका सही जवाब है गांधी जी से मतभेद के कारण, और इन्हीं से मतभेद के कारण ये कांग्रेस से इस्तीफा भी दिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष बने? ए 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1940। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1938। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने, और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, और उसमें तो उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा देना पड़ा? तो पीछे आपको बताया गया, अभी फायदा मिलेगा। ऑप्शन ए 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1940। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1939। अगला प्रश्न 16वां, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश की मदद से आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया? ए जापान, बी रूस, सी जर्मनी और डी इटली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए जापान, जापान की मदद से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर नजरबंद किया गया? तो ये थ्योरी सेक्शन में बताया नहीं गया है, ध्यान में रखिएगा। ए पटना, बी कटक, सी कोलकाता, डी देहरादून। इसका सही जवाब है डी देहरादून। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस को देहरादून, जो कि वर्तमान उत्तरांचल उत्तराखंड की राजधानी है, वहां नजरबंद किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस ने किस युद्ध को महान जनयुद्ध कहा? ए द्वितीय विश्व युद्ध, बी भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सी सिविल युद्ध, डी 1857 का विद्रोह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय विश्व युद्ध को सुभाष चंद्र बोस ने महान जनयुद्ध कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, सुभाष चंद्र बोस का कटक स्थित जन्म स्थान अब किस नाम से जाना जाता है? ए आजाद भवन, बी नेताजी भवन, सी सुभाष भवन, डी स्वतंत्रता भवन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नेताजी भवन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किस वर्ष शुरू किया? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 1943। इंडियन नेशनल आर्मी मूल रूप से कैप्टन मोहन लाल के द्वारा स्थापित किया गया था, और नेतृत्व शुरू नेताजी के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी 1943 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ए सिंगापुर, बी टोक्यो, सी बर्लिन और डी हांगकांग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सिंगापुर। तो सिंगापुर में स्थित था। 22वां सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? यहाँ आजाद हिंद सरकार पूछी गई। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1942, बी 21 अक्टूबर 1943, सी 26 जनवरी 1944 और डी 18 अप्रैल 1945। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वह है 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में अपनी अंतिम उड़ान भरी थी? तो इसका ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी थाईलैंड और डी ताइवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ताइवान। क्वेश्चन नंबर 24, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस घटना से संबंधित है? ए विमान दुर्घटना, बी युद्ध के दौरान, सी भूख हड़ताल और डी नजरबंदी। तो सही जवाब है विमान दुर्घटना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस ने किस दिन राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया था? ऑप्शन ए 1938, यहाँ किस दिन नहीं किस वर्ष होना चाहिए, बी 1939, सी 1940 और डी 1942। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है 1938। तो आप कमेंट करें कि आपका कितना सही होता है। इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक करें,
और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी वीडियो मिल सके। और किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं अपने पसंद का टॉपिक या अपने ज़रूरत का टॉपिक, उसमें वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास किया जाएगा और बाकी ज़रूरतमंद लोगों तक इस चैनल को पहुँचाए ताकि हमें भी काम करने में अच्छा लगे। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।